काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक में अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें कि हम क्या पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें जनरली गिवन एक्सेलेरेशन के गिवन एक्सेलेरेशन के लिए हम लोग एस की या वी की बात करते थे। क्या बात कर रहे थे? जनरली एक्सेलेरेशन दिया रहता था तो हम या तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की या तो वेलोसिटी की बात करते थे। टॉक अबाउट एस वी टी फॉर गिवन ए दिया है और इनकी बातें करते थे। नहीं, लॉज ऑफ मोशन को अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो क्या बात करते थे? टॉक अबाउट ए फॉर गिवन फोर्सेस। यानी इस टॉपिक में ए लाना, एक्सेलेरेशन लाना हमारा मकसद होता था जनरली, और भी मकसद होते थे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में लिखना हो तो हम यही कहेंगे, जनरली फोर्सेस गिवन होते थे और हम उनके इफेक्ट में क्या बात करते थे कि सिस्टम के किसी पार्टिकल का या सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना है, और यहाँ एक्सेलेरेशन गिवन होता था। यानी देखा जाए तो काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन के बाद वाली चीज है। ए गिवन होता था तो हम वहां पे एस बी और टी के बारे में बात करते थे। इन्हीं के सब फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। तो इस टॉपिक में हम लोग अगर एक लाइन में बोलना चाहें, वर्क एनर्जी में हम लोग क्या करने वाले हैं, पावर अभी छोड़ देते हैं, वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई ऑब्जेक्ट पे एक या एक से ज्यादा फोर्सेस लगे हुए हैं और वो u स्पीड से चल रहा है, उसका v कितना हो जाएगा ऐसे डिस्टेंस चलने के बाद। यानी हम क्या बात करने वाले हैं, गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में कुछ ऐसे चलने के बाद उसका v क्या हो जाएगा। यानी हम क्या करने वाले हैं, टॉक अबाउट v आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट इन इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस। अगर एक लाइन में मुझे लिखना हो तो कम से कम शब्दों में मैं यही कहूंगा कि इस टॉपिक में हम लोग गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में कुछ ऐसे दूरी के बाद u के लिए v क्या हो जाएगा, ये निकालना इस टॉपिक का मेन मकसद है। बातें और इसके आसपास होंगी, यही बात अकेले नहीं होगी, लेकिन मेन सेंट्रल आइडिया यही है। तो अब यार अगर ये मकसद है तो ये मकसद तो हम लोग पहले ही हैंडल करना जानते हैं। नहीं, बताओ, अच्छा अगर कोई एक बॉडी में F का फोर्स लगा है, ठीक है, जनरल फोर्स लगा देते हैं और इसको S मूव कराना है, V लाना है, तो तुम क्या करते थे? U पता है, बताओ अब तक तुम क्या इसको हैंडल करना नहीं जानते कि एक ब्लॉक है m मास का, उसमें F का फोर्स लगा है, बताओ ऐसे डिस्टेंस चलने के बाद इसका V कितना हो जाएगा? क्या करते थे? बिल्कुल, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नहीं, मैं कहता हूं यार बताओ इस ऑब्जेक्ट का a कितना होगा? a कितना होगा? F cos थीटा वो फोर्स है जो इसको हॉरिजॉन्टल में चलाएगा, एक्सलेट करेगा। तो हम a की जगह क्या लिखेंगे? F cos थीटा बाई m। क्या लिखेंगे? F cos थीटा बाई m। तो देखो यार, एक आखिरी लाइन आएगी और इस लाइन को हम सीधे समझना चाहते हैं। यह आएगी Fs cos थीटा बाई m इंटू 2। m इधर पहुंचा दें, ये क्या आ गया? Fs cos थीटा। तो यहाँ यार ये जो Fs cos थीटा है, क्यों ना इसका एक नाम रख दिया जाए। और ये तो पहचाना से लग रहा है, हाफ mv स्क्वायर होगी इसी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर होगा, और ये Fs cos थीटा क्या है? वर्क डन। नहीं, तो कुछ नए नाम इन्वॉल्व होने वाले हैं और इस आखिरी लाइन को हम सीधे समझने वाले हैं। एक नाम इन्वॉल्व हुआ है वर्क डन, क्या? Fs cos थीटा
है ना। बिल्कुल, हम लोग जानते हैं कि जब भी फिजिक्स में ए बी कॉस थीटा टाइप का लुक आए और थीटा ए और बी के बीच का एंगल हो तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर देते हैं, डॉट, ये वर्क डन। और दूसरा क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये भी हम लोगों ने यार बचपन से पढ़ा है, मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई एम मास v की स्पीड से चल रहा है तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या डिफाइन करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बता यार, अगर वो u स्पीड से चल रहा था तो हाफ एम यू स्क्वायर, v से चलने लगा तो हाफ एम वी स्क्वायर। इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है, इतना नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में v की बात करना है, वो यहां से इस आखिरी लाइन से हैंडल हो जाएगा। अभी नहीं किया, ये जो लाइन आखिरी में आई है इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जो लाइन आखिरी में आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका नाम हमने W दिया है और इसका नाम हमने क्या दिया है, डेल्टा के। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है, तो डेल्टा के का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम बन गया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई, ये बात क्लियर है। अच्छा बताओ, अगर इसमें जो फोर्स है ये वेरिएबल होता और s का फंक्शन होता, कैसा होता, इसके डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता, तो भी क्या हम यही स्टेप करते, हाँ क्या करते, तो हम सबसे पहले a लिखते, मान लिया ये एंगल थीटा दिया है तो a लिखते, क्या लिखते, f cos थीटा बाई m, ऐसे लिखते कि नहीं, a इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई m। फिर v लाने के स्टेप क्या होते, क्या बता रहे, ये कांस्टेंट नहीं है और जब तक ये कांस्टेंट नहीं है तब तक हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s नहीं लगा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते थे, आमतौर पे ये अगर s का फंक्शन है तो a भी s का फंक्शन बन गया, तो हमारे क्या स्टेप होते थे, a को हम लोग v dv बाई ds लिखते थे, नहीं, और यहां कुछ f cos थीटा आ जाएगा, नहीं, ये m मैं उधर पहुंचा देता हूं, है ना, क्या बचा v dv, और यहां क्या बचा f cos थीटा, ये ds इधर आ गया और दोनों तरफ अब क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन।
जब इसका s जीरो होगा, जब s जीरो होगा तब इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u है, और जब s कुछ आगे बढ़ जाएगा तब s जीरो पे वेलोसिटी u है, और जब s हो जाएगा तब की वेलोसिटी क्या मान लेते हैं v। ठीक है, तो बताओ ये लाइन क्या आ गई, एम वी स्क्वायर बाई टू u से v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f cos थीटा इंटू डी एस। क्या एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f cos थीटा इंटू डी एस। ये क्या लिखा है यार, वहां भी डेल्टा के था, ये भी क्या है डेल्टा के है, और इस चीज का नाम हमें क्या रखना चाहिए यार, बहुत सीधी सी बात है, वहां भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी W के बराबर था, तो इसका नाम भी, हाँ थोड़ा सा हमें देखने में एक जैसा नहीं लग रहा है तो हम फिर हजम करने की कोशिश करेंगे। यार ये वर्क डन की कोई नई डेफिनेशन लग रही है क्या, पता यार। अब वर्क डन तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ एफ कॉस थीटा इंटू डी एस। क्या ज्यादा जस्टिफाइड है यार, पहले लिखा था एफ एस कॉस थीटा और अब क्या लिख रहे हैं यार। तो देखो पहले मैंने एफ को क्या माना था, कांस्टेंट माना था, तभी तो ये लगा पाया था। अरे भाई याद है तुम्हें, ये वाली इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस हम लोग तभी लगाते थे जब एक ऐसा हो कांस्टेंट हो, और यहां मैंने ए को क्या माना है, वेरिएबल। तो देख सीधा से बात यह है कि यार ये फॉर्मूला कुछ भी अलग नहीं आया है। मुझे बताओ वर्क डन की डेफिनेशन अभी अभी हमने एफ एस कॉस थीटा पढ़ी है, ये सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट किसका, एफ का, एस का और कॉस थीटा का। और ये क्या हर छोटे छोटे डीएस के लिए, हर छोटे छोटे डीएस के लिए एफ कैसा है, चेंजिंग है। तो क्या बताओ पूरी फिजिक्स में हर बार हम यही बात नहीं करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने लगे तो हर चीज जो प्रोडक्ट में है वो किस में आ जाती है, इंटीग्रेशन में। हर चीज जो प्रोडक्ट में है वो किस में आ जाती है, इंटीग्रेशन में। तो क्या ये कोई सरप्राइजिंग आंसर आ गया है क्या, यानी हमें यही कह देना चाहिए था कि अगर कोई फॉर्मूला प्रोडक्ट में आया है तो उसका इंटीग्रल वर्जन भी आता ही होगा, क्योंकि अगर s के साथ साथ f कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूले हैं, वेरिएबल है तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या बन गई, ये बन गई। नहीं, बल्कि देखा जाए तो ये ज्यादा जनरल डेफिनेशन है। क्यों, मैं इस डेफिनेशन से उस वाले फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकता हूं। कैसे, सोच यार, अगर f कांस्टेंट होता, f और थीटा कांस्टेंट होता तो क्या क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता, f cos थीटा बाहर आ जाता और अंदर क्या बचता, ds, और इंटीग्रल ऑफ ds क्या हो जाता। तो क्या ये फॉर्मूला पिछले फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो मैं कहूंगा ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है। क्या बात समझ में आ रही है। और वैसे भी बताओ ये अप्रोच ज्यादा जनरल है या वो अप्रोच जनरल थी, ये अप्रोच ज्यादा जनरल है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट के लिए भी काम करती है और वेरिएबल, ये तो जनरल अप्रोच है ना। तो हम यार वर्क डन की डेफिनेशन अब से एक और बना लेते हैं, ये ज्यादा जनरल है। नहीं, बचपन में हम लोगों ने शायद ये डेफिनेशन पढ़ी है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन अब ये ज्यादा जनरल डेफिनेशन है। ये तब भी काम करेगी जब फोर्स कांस्टेंट हो, ये तब भी काम करेगी जब फोर्स वेरिएबल हो। क्या ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत है। बल्कि यहीं तक क्यों रुके, क्या एफ डी एस कॉस थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको हम यार और मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखने वाले हैं। क्या एफ डॉट एफ एस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस। तो यार ये जो फॉर्म है ये भी मोस्ट जनरल फॉर्म है, यानी वेक्टर में हो और वेरिएबल हो। यार वेक्टर में हो और कांस्टेंट हो तो कौन सा फॉर्मूला है ये, और वेक्टर में हो वेरिएबल हो तो क्या फॉर्मूला हो गया ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। तो यार वर्क डन के हमने ले देखे 4 फॉर्मेट पढ़ ली है। क्या इतनी बात क्लियर है, मैं अभी समराइज कर दूंगा।
ये सबसे ज्यादा जनरल फॉर्म है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। वैक्टर फोर्स, वैक्टर में हो फोर्स और दूसरा वेरिएबल भी हो तब ये काम करेगा। वेरिएबल है और वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो ये काम करेगा, और कांस्टेंट है तो वो काम करेंगे। 4 फॉर्मूले हम लोगों ने वर्क डन के देख लिए हैं। किसी भी टॉपिक की यार पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केवल इस वजह से क्लास छोड़ देना कि आज टेस्ट है, ये सही नहीं है यार। हो सकता है किसी इतने जितने गायब हैं उनमें से कुछ लोगों की कोई समस्या भी रही होगी, लेकिन सबकी समस्या जब एक ही दिन में होती है तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है यार, तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। कितने लोग गायब हैं आज? हसन गायब है, हसन 2 गायब है, नहीं वो लोग कहाँ आ रहे हैं इस बैच? आशीष आ रहा है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें कोई है नहीं क्या? ऑनलाइन कोई नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है ज्वाइन आपका? हाँ वहीं से ओपन किया है ना, जो साइड में बना रहता है 5:45 का। ठीक है, जब होगा तो देखा जाएगा। नोट कर लिया भाई लोग? तो यार ले देके हम लोगों ने अब यार यहां पर एक फोर्स लगाया था, यहां भी एक ही फोर्स लगाया था। सोचा अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस हैं, F1 भी लगा है, F2 भी लगा है, F3 भी लगा है, बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो क्या वर्क डन देने वाला अब एक नहीं है? वहां भी मैंने एक लगाया था, यहां भी एक लगाया था, अब कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो यार वर्क एनर्जी थ्योरम का मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम का मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होगा? W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। या देखो वहां वर्क डन देने वाला केवल एक था, यहां वर्क डन देने वाले एक से ज्यादा हैं, तो यार मोशन बदलाव करने वाले अब एक से ज्यादा हैं, तो केवल एक W थोड़ी आएगा, सबके W आएंगे। पिछली बार देखो यार केवल एक W आया था यहां, और इस बार यहां वाले पिछले वाले डिस्कशन में भी केवल एक W आया था। लेकिन जब एक से ज्यादा फोर्स इन्वॉल्व हो गए तो फिर क्या एक से ज्यादा W आएंगे, और राइट में क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक, या लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मोस्ट जनरल फॉर्म क्या है? W ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन के हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं? अगर F कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? Fs cos थीटा और F डॉट एस। ये तब लगाना है जब स्केलर फॉर्म में सब कुछ दिया हो, और ये तब लगाना है जब यूनिट वेक्टर नोटेशन में सब कुछ दिया हो। दूसरा मैंने कहा अगर F s का फंक्शन दिया हो या x का फंक्शन दिया हो तो हमें वर्क डन क्या लगाना है? इंटीग्रल ऑफ F ds cos थीटा, या ds को कभी कभी हम dx भी लिखेंगे क्योंकि x लाइन में अगर चल रही है बॉडी। और मोस्ट जनरल फॉर्म क्या बनाया? F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये पूरी कहानी है। अगर फोर्स इस फॉर्म में है, समथिंग fxi, समथिंग fyj, समथिंग fzk इस लुक में, और fx fy fz सब वेरिएबल हैं, तो हमें मोस्ट जनरल फॉर्म लगाना है। इस लुक में है और fx fy fz कांस्टेंट हैं, तो क्या लगाना है? ये लगाना है। ds का मतलब क्या है यहां पर? ds का मतलब होता है छोटी सी शिफ्टिंग। अब यार छोटी शिफ्टिंग किसी जनरल डायरेक्शन में होगी तो उसमें कुछ x बदलेगा, कुछ y बदलेगा और कुछ। ds का मतलब होता है dxi dyj प्लस dzk, ये ds का मतलब है। यानी यार ये जो फॉर्मूला है ना यार, ये फॉर्मूला देखने में छोटा लग रहा है, बट जब एक्चुअली इसको ओपन किया जाएगा तो ये आएगा fxi fyj fzk dxi dyj प्लस dzk। तो देखो यार बीच में डॉट लगा है और इतना सब कुछ हमें करना है।
तो एक्चुअली में हमें यहाँ क्या करना होगा, डॉट ओपन होगा। बताओ अच्छा, जब भी डॉट ओपन होता है तो आई वाली चीजें आई वाले में मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ आएगा क्या, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। क्या यहाँ आई कैप जे कैप भी आएगा? भाई डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के बाद जो आंसर आता है वो हमेशा स्केलर होता है। तो देखा जाए इन जनरल अगर कोई फोर्स 3 डायमेंशनल है, डिस्प्लेसमेंट 3 डायमेंशनल है, तो इसका मतलब उसमें 3 इंटीग्रेशन एक साथ आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अभी डिस्कशन ही 2D में हो रहा है तो ये टर्म गायब हो जाएगा, अगर एक लाइन में हो रहा है तो ये टर्म गायब हो जाएगा, फिर केवल ये बचेगा। तो यार इस चीज का मतलब ये है, मतलब ये थोड़ा सा प्योर जहर टाइप की चीज है कि देखने में छोटा है, करने के लिए बहुत कुछ है, कतई जहर जिसको बोलते हैं ये है। ये सब चीजें आसान है जब तक फोर्स कांस्टेंट है। तो यार कब कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है ये डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। इनमें से कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वर्क डन का ये सीखना है, इतना नोट कर लें। नोट कर लिया भाई? हर जगह मैं फोर्स दिखा रहा हूं और कहां से कहां बॉडी शिफ्ट हुई है वो दिखा रहा हूं। ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो मैं डिसाइड करना है वर्क डन का 4 में से कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, खुद से डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए और लगा के आंसर देना है, खुद से डिसाइड करना है। फोर्स 1 मिनट में लिख देता हूं इसको, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्रम बदल लेना करने का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है यार, एक 4 और है। हाँ भाई, एक एक क्वेश्चन करते जाएं, सारे एक साथ नोट करने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन करते जाएं। पहला कितने लोगों का हो गया यार? पहले वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एफ एस कॉस थीटा, एफ 20 है, एस 5 है, बीच का एंगल 37 है, कॉस 37 की वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा यार? 80 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल। तो वर्क डन हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या जूल? दोनों चीजें एक ही बात है। जूल साइंटिस्ट के नाम पे दिया जाता है। कितने लोगों ने पहला कर लिया है? दूसरा वाला कितने लोगों ने कर लिया है? दूसरा करें। ये कौन वाला है? ओके ठीक है। तीसरा वाला, तीसरा करूं? ठीक ठीक ठीक। हाँ बिल्कुल, ये एंगल नहीं दिया है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता एक बॉडी में फोर्स इधर लग रहा हो, चल बॉडी इधर रही हो सकता है, अगर एक से ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व हो। और मैं बाकी फोर्सेस का वर्कडन पूछना ही नहीं चाह रहा हूं, जिसका वर्कडन मुझे चाहिए वही दिखाया है। इसमें एक से ज्यादा फोर्स इन्वॉल्व है, बट अभी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल जो फोर्स गिवन है उसी का वर्कडन बताना है। इसमें एक से ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि फोर्स इधर लगे चले इधर? जहां फोर्स होगा वहीं चलना चाहिए। तो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में मानना क्या है कि फोर्स एक से ज्यादा लगे। जैसे ये बताओ, अच्छा इधर फोर्स लगा है, बॉडी ऐसे चल रही है, क्यों चल रही पता है? क्योंकि mg लगा है, तभी तो यहां पे सीधी चल पा रही। तो हमें इस पे नहीं सोचना कि क्यों चल रही है, अरे चल रही होगी जिस वजह से चल रही होगी, हमें बस वर्क डन की डेफिनेशन सही सही लगाना है। तो यार पहला क्वेश्चन सबने आई होप कर लिया है। दूसरे के लिए मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? कौन वाला? क्या इंटीग्रेशन करने की जरूरत है? ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है? ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। लेकिन क्या इंटीग्रेशन लगा दोगे तो गलत आंसर आएगा क्या? लेकिन ज्यादा मेहनत करने वाली बात है। अभी यार वही बात है कि कांस्टेंट के बाद भी हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, तो मतलब मैथ्स मुझे मार वाली बात हो गई। क्या हम लोग मैथ्स को बुला बुला के अपने आप को घायल करवाते हैं क्या? नहीं ना, मैथ्स से बचते हुए।
तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये बात यार हम लोगों ने वेक्टर के जमाने में सीख ली थी। एफ वेक्टर कितना दिया है 5/2j। बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है यार 2,2 से, तो यार x में बदलाव 4 होगा और y में बदलाव 3 होगा, तो ये कितना है 4i3j। क्या याद है x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j। तो अब डॉट प्रोडक्ट खोलने का नियम क्या है, i वाला i वाले के साथ कितना 20 और j वाला j के साथ कितना 6, तो ये कितना हो गया 26 जूल। कितने लोगों ने कर लिया यार, काफी मेहनत से किया है पूरा यार, मैथ्स लगा के इंटीग्रेशन करके 26 जूल आ रहा है, वो भी गलत नहीं है। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया था यार ये, नहीं, चलो एक्सपेक्टेड है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन कौन दिखा रहा है, तीसरा वाला, एक मिनट, तीसरा तो वो है, अच्छा हाँ तीसरा वो है, ओके। एफ क्या है, तुमने मन में किया है क्या सब कुछ? अच्छा तो लिखो यार, मुझे मन नहीं दिखाई देता भाई। ये आंसर है। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये पता नहीं बिना लिखे तुम लोग मानोगे नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? वर्क डन सब स्केलर। भाई डॉट प्रोडक्ट से कोई चीज डिफाइन करी है तो W एंड K बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, और स्केलर का आंसर आई जे में तो हो ही नहीं सकता है। हमेशा आंसर कैसा होगा, नंबर में होगा, वैल्यूज में होगा। अब तो सही है सर, इनका डॉट कर दिया गया है, पहले से दिया उसमें। हाँ ठीक है। फैसला लेने की आदत डालें यार, जरूरी नहीं मैं सब कुछ बोल जाऊं तभी तुम फैसले लोगे। ठीक, 3 वाला ये है, नहीं बेटा ये तो सेकंड वाला लग रहा है। अच्छा इसका आंसर भी वही आ गया है, 10 cos, तो 2 8 हुआ ना बेटा, ये 2 × 4 8, 2 × 3 6, सही करो। हाँ सही है। और कोई, कौन सा मेथड लगाया है, fs cos थीटा, हाँ सही है। हाँ भाई दिखाओ जरा आंसर बताओ, सही है। हाँ भाई इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाने का मन कर रहा है, W बराबर, देखो यार फोर्स वेक्टर फॉर्म में है लेकिन S स्केलर फॉर्म में है, लेकिन क्या इनके बीच का एंगल पता है क्या, क्या पता है, नहीं पता है। तो या तो एंगल बीच में निकालो, तो तुम इसको मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल का कॉस कर दो, यानी तुम पहला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं, या फिर हम क्या कर सकते हैं F डॉट S कर सकते हैं। F वेक्टर में बना हुआ है और S को वेक्टर बनाना हमें बचपन से आता है, क्या हम लोगों ने वेक्टर वाले टॉपिक में वेक्टर बनाना सीखा था ना यार, यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो यार F तो हमें दिया ही है कितना 8i6j, क्या S को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता यार, ये इसी दिन के लिए तो हम लोगों ने सीखा है। 10 मीटर 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 10 cos 37i 10 sin 37j, इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 8i, इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 6j। यार 8i प्लस 6j, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो बताओ यार ये कितना आ गया 64 प्लस 36, तुम्हारा 30 क्यों था भाई, तो ये कितना आ गया यार 6 4 10 6 3 9 100 जूल। यार इतने लोगों का 94 आ रहा है, इसका मतलब मैंने कोई गलती करी, हाँ वही मैं कहूँ यार इतने लोग कैसे गलती कर सकते हैं, ये 30 था। तो ये आंसर कितना आ रहा है 94 जूल। कितने लोगों ने यार मुझसे पहले कर लिया है, क्या मुझे ये उम्मीद करना नहीं चाहिए क्या,
क्या इस स्टेज में मुझे ये उम्मीद नहीं करना चाहिए क्या? जब मैं वेक्टर करना तुम्हें बता चुका हूं, तो अब हर टॉपिक में जा जाके थोड़ी बताया जाएगा देखो वेक्टर करो, तभी तुम फॉर्मूला लगा पाओगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है समझना कि हम एस की वेक्टर में जरूरत है तो वेक्टर बनाओ। किसने मना किया बनाने से? क्या समझ पा रहे हैं? कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया है यहां पर? सेकेंड वाला। ये मैं इनको नंबरिंग कर देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो मैंने अभी तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकेंड लगाया है केवल, अभी थर्ड की बारी नहीं आई है। फोर्थ क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया है? फोर्थ क्वेश्चन, वेरी गुड। और कोई? चिल्लाना नहीं, या मैं फैसले लेने के लिए सबको अपना मौका दे रहा हूं। अगर तुम डिस्कस कर रहे हो तो तुम फैसले लेने से बच रहे हो, और फैसला लेना ही सीखना है। सिचुएशन आ गई, इसका मतलब अब तक जो हमने पढ़ा है उसके फैसले लेना है। हाँ भाई, आंसर कहां है? अब या तो उनका गलत है या तो तुम्हारा गलत है, दो में से किसी एक का तो नहीं। उन्होंने कुछ अलग किया है, बट आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा, गलत कुछ भी नहीं है। सर आप ही ने बोला था उसी से हो गया था आंसर, लाइन बोली। कितना आया बेटा? इतना आना चाहिए, दो लोगों का यही आया है। हाँ भाई मेहनती लोगों, और कोई दिखाए? फैसला खुद से लेना है भाई, मैं नहीं हर बार बताऊंगा कि तुम्हें क्या फैसले लेना है। क्या आंसर आया है? देखो यार, 100√, नहीं बेटा तुम्हारा 100√3 आया है, तुम बोल गलत रहे हो। देखो ऐसा कोई तरीका जो तुम खुद रिकॉल ना करा पाओ, जो तुम साफ साफ लिख के ना दिखा पाओ, वो तुम्हें थोड़ी याद रहेगा। आज याद रहेगा बस, कल नहीं कर पाओगे। तो 30 तो वही है, उसमें क्या गलती? अच्छा, वेक्टर बनाने के लिए, ओके। तो ओके, ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन लोगों को समझ आ गया होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना समझदारी है चार में से? ये अरे देखो, 20 न्यूटन का फोर्स है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो या तो 1 लगाना है या तो 2 लगाना है, या तो 1 लगाना है या तो क्या 1 लगाना संभव है? क्यों नहीं यार, एफ दिया है, एस का मैग्नीट्यूड दिया है, और उनके बीच का एंगल भी तो पता ही है। तो जो लोग ज्यादा मेहनत करके वेक्टर एक्टर कर रहे हैं उससे भी आंसर वही आएगा, मगर बच सकते हैं मेहनत से। हाँ भाई मेहनती लोगों, जितने भी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करके एफ को वेक्टर बना के, एस को वेक्टर बना के फिर डॉट करके लाए हैं, वो गलत नहीं है यार। लेकिन मेरा मकसद है यार कि जबरदस्ती हम स्टेप क्यों बढ़ाएं, जब कम में काम चले तो कोई ज्यादा क्यों ले। हाँ भाई, वो रिन टिकिया का ऐड आता था यार, जब कम में काम चले तो कोई ज्यादा दामों वाली टिकिया क्यों ले। हाँ भाई, W के लिए हम एफ एस कॉस थीटा लगाने वाले हैं, आसान। एफ है 20, एस है 10, और इनके बीच का एंगल भाई, फोर्स और एस के बीच का एंगल चाहिए, तो ये 60 है, ये 30 है, तो बीच का एंगल कितना है? cos 30। तो ये आ गया 200 इंटू √3/2, मतलब 100√3 जूल। क्या ये आंसर कोई ने इसी मेथड से लाया है क्या? यार दूसरे मेथड से लाके अगर आंसर ला दिया तो कोई गलती नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आंसर लाना पहली प्रायोरिटी है। अगर तुमने फैसला ही नहीं लिया है और कोई आंसर नहीं लाया, दैट इज अ प्रॉब्लम। कि तुम्हारे सामने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, इसी दो बोर्ड में सारे फैसले लेना है या पुरानी कोई स्किल यूज करना है, बस इतनी सी बात है। किसी ने अगर वेक्टर फॉर्म में किया है तो गलती वो भी नहीं है। तुम्हें पहले इसको वेक्टर बनाना है मेहनत करके, फिर इसको वेक्टर बनाना है, फिर दोनों का डॉट कर देना, उससे भी यही आंसर आएगा, अलग नहीं आ सकता। भाई मैथ्स, डिफरेंट मैथ्स लगाई हैं तो उससे आंसर थोड़ी बदल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है या कुछ और बोलूं? क्वेश्चन नंबर 5, रुको यार, मैं क्वेश्चन नंबर 6 जब तक बना लूं उसके बाद चेक करूंगा।
यहां से बॉडी यहां शिफ्ट हो रही, इनिशियल से फाइनल शिफ्ट हो रही। हाँ भाई, 5वां क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया है, दिखा सकते हैं? ठीक, और कोई? 10Q 1000 होता है। ठीक, और कोई? के कहाँ चला गया? तो उसको खत्म कर दोगे क्या? के तो रहेगा ना साथ में। ठीक, ठीक, कौन सा फॉर्मूला? लगाओ। हाँ भाई, सोचो। इन चार में से ये दोनों तो गए, क्यों? क्योंकि फोर्स इस बार कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कैसा है? वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसका एक्स बदल रहा है नहीं। अच्छा, जब एक्स केवल एक्स बदल रहा हो तो डीएस को तुम डीएक्स भी लिख सकते हो नहीं। तो मैं यहां थर्ड फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। थर्ड फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ एफ डीएक्स कॉस जीरो। क्या ये बात जनता को समझ? अगर किसी को थर्ड नहीं समझ आया, फोर्थ भी यूज कर सकता है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एफ डीएस कॉस जीरो, क्यों? जहां फोर्स लगा है डिस्प्लेसमेंट भी तो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। एफ कितना? के एक्स। और डीएस को मैंने क्या लिख दिया? डीएक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में। अगर किसी को ये स्ट्राइक नहीं किया है तो तुम्हें ये स्ट्राइक करना चाहिए था। क्या बर्गडन का मोस्ट जनरल फॉर्मूला ये है? ये। और क्या बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट केवल एक्स लाइन में हो रहा है तो ये टर्म आएगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? 0। तो आएगा एफ एक्स इंटू डीएक्स। तो एफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे? के एक्स। और डीएक्स की जगह क्या लिख दोगे? डीएक्स। वही आएगा। अगर किसी ने जनरल फॉर्मूला भी लगाया है तो भी यही आएगा। ले देखिए, यहां पे कहानी आ गई है। अब इसके आगे तुम्हारी मैथमेटिकल स्किल है। क्या इसको इंटीग्रेट करना तुम्हें आता है? के बाहर और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स में लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 10। के बाई 2 बाहर, 10 स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर था तो क्यूब बाई 3 आएगा। तो के बाई 3 बाहर, एक बार लिमिट 10 क्यूब आएगी, एक बार लिमिट 0 क्यूब आएगी, तो ये आ गया 1000 के बाई 3 जूल। कितने लोग का हो गया यार? कोई दिक्कत है भाई? क्या ये बात समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी ने ये सोचा था कि हम मोस्ट जनरल फॉर्म लगाएंगे एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो मुझे बताओ, इस एफ वेक्टर को वेक्टर लुक में लिखोगे तुम क्या? के एक्स स्क्वायर आई कैप। अरे बताओ, ये फोर्स आई के लॉन्ग है कि नहीं है? और डीएस को क्या लिखोगे? लिखोगे 10 आई कैप। जे वाला टर्म है ही नहीं, के वाला टर्म है ही नहीं, आई और आई का डॉट क्या हो जाएगा? 1। तो ये आंसर 10 आई कैप क्यों लिखोगे? dx आई कैप लिखोगे। क्या यहां पे हम सीधे फाइनल वैल्यू थोड़ी लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अरे ds का मतलब क्या होता है? ds का मतलब होता है dx आई dy j dz के। तो dy dz है ही नहीं, केवल क्या है? dx। तो 10 नहीं लिखेंगे यहां। ds का मतलब होता है dx आई dy j, तो यहां क्या लिखेंगे? dx आई। अब बताओ जरा, i और i का डॉट क्या होता है? 1। तो ये क्या बन गया? के एक्स स्क्वायर dx। क्या यही बन गया कि नहीं? जो यहां बना था वही यहां बना था। देख ले आराम से। चलो यार, मान लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन ये वाला हो गया सबका। फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया है? दिमाग की स्पीड बढ़ाएं यार, ये कंपटीशन है जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना ही लगाना है यार। कोई और लगाए उससे पहले। ठीक, आंसर मुझे नहीं पता, मेथड ठीक है। आंसर मुझे लगता है नो। और कोई? थ्री वाई स्क्वायर
अरे वो इसमें भी दूसरों को मल्टीप्लाई करने के बाद नो अभी सिचुएशन में नहीं है लोग। डीएस वेक्टर का मतलब होता है डीएक्सआई डीवाई जे, उसमें सीधे फाइनल वैल्यू थोड़ी लिखी जाती है। यही बात मैं यहां भी समझा रहा था। डीएस वेक्टर का मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी यहां लिखा जाता है। वो डिस्प्लेसमेंट तो लिमिट में कवर हुआ है, कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक, 10 तक। तो डिस्प्लेसमेंट लिमिट में कवर होता है, यहां तो डिफरेंशियल एलिमेंट आता है। बात समझ पा रहे हैं? कहां फैसला रुका है वो गलती यहां कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ वही सेम चीज तुम भी कर रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बताओ यार, दिखाने के दांत ये हैं, खाने के ये हैं, क्योंकि यहां पे एफ को ऐसे लिखोगे, डीएस को ऐसे लिखोगे तो डॉट करके ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा। क्या यहां दो ही टर्म आएंगे? एफ वेक्टर क्या है? ठीक है, दोनों का सम कर दिया है, सही है। तुम्हारा आंसर क्या है? 24 आंसर बाकी ज्यादातर लोगों का आया है। 24 और किसका आया है? हाँ इसका भी 24 आया है। तो भाई देखें जरा, ये जितने भी कंफ्यूजन है आ जाने दो और अब हमेशा के लिए खत्म कर लो। यार वर्क डन का मोस्ट जनरल फॉर्मूला क्या है बताओ? अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इसका एफ भी वेरिएबल है, इसका एफ भी वेरिएबल है। तो हमें पहले वाले दोनों की तरफ तो देखना ही नहीं है, हमें ना ये यूज करना है ना ये यूज करना है। अब बचा ये और ये। फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, 2D में है या एक डायमेंशन में है? 2D में। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज कर लेना चाहिए। कौन सा? इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब एफ वेक्टर किस लुक में है? 2xi प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। डीएस का मतलब क्या होता है? क्या डीएस का मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं, डीएस का मतलब होता है dxi dyj प्लस dz के, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2D में डिस्कशन चल रहा है। तो बता यार, अब ये डॉट ओपन करोगे तो यहां दो इंटीग्रेशन आएंगे, एक आएगा fx dx और एक आएगा fy dy। कुछ लोग जब एक्सपर्ट हो जाएं तो सीधे ये काम कर सकते हैं। ये x में चलने वाला वर्कडन है और ये y में चलने वाला वर्कडन है। देखो मैंने कहा था कि 3 वर्कडन एक समय पे आ सकते हैं, यहां फिलहाल 2 से काम चल गया है। क्यों? क्योंकि बॉडी का डिस्कशन 2D में है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यहां दो इंटीग्रेशन एक साथ चलेंगे, एक x वाला और एक y वाला। x में कहां से कहां तक लिमिट? 0 से लेके 4 तक, ये x1 है और ये फाइनल x2 है। और y में लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। ये पूरी कहानी है यार। क्या बात समझ पा रहे हैं? हमने एक एक करके लगभग चारों फॉर्मूलों से वर्कडन निकालना देख लिया है। 2 बाहर x का इंटीग्रेशन, 3 बाहर y का इंटीग्रेशन। अब यार इंटीग्रेशन किसी को नहीं पता है तो यार इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं। 4 स्क्वायर 16 माइनस 0, यहां आएगा 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो ये कितना आ गया यार? 16 प्लस 8 यानी 24 जूल। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर पाया? भाई ऐसे ही थोड़े थोड़े फैसले लेना सीखोगे, स्मॉल मिलाते जाओगे तो ही लार्ज बन पाएगा। हाँ इन्होंने कहा है कि हम सर एक साथ ज्यादा डेटा हैंडल नहीं करना चाहते, हमारा दिमाग प्रीशियस दिमाग उसको आराम देना चाहते हैं। तो इन्होंने एक नाम ऐसे लिख दिया WX और एक क्या लिख दिया है WY। ये गलत नहीं है, ये अपने आप को समझाने का तरीका है कि भाई हम fx dx अलग लिखेंगे और fy dy अलग लिखेंगे। तो fx कितना था? 2x dx और fy कितना था? 3y स्क्वायर dy और y में लिमिट कहां से कहां तक थी? 0 से 2। तो ये अलग अलग करके भी निकालना गलत नहीं है। हम कह सकते हैं इसका मतलब है जो फोर्स x के लॉन्ग है उसका वर्कडन, और ये क्या है? जो फोर्स y के लॉन्ग है उसका वर्कडन। अब दोनों एक साथ लगे हैं तो दोनों का वर्कडन जोड़ दिया जाएगा।
है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 16 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, तो टोटल W कितना हो गया, WX प्लस WY। लेकिन ध्यान रखना ये WX I कैप और WY J कैप ना लिखना चालू कर देना, क्योंकि बर्डन स्केलर क्वांटिटी है तो सीधे सीधे जोड़ा जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है यार? अभी अगर भीड़ में से फैसले लेना पड़े ले पाओगे यार? ये सारी भीड़ यहीं पे अभी सामने है। 4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं और चारों फॉर्मूले अलग अलग सिचुएशन में लगाना है, ठीक है। जनरल फॉर्मूले लगा के सब कुछ किया जा सकता है, मगर जनरल फॉर्मूले हम क्यों लगाएंगे? क्या इतनी बात समझ में आ गई है या कुछ और बोला जाए? सब कुछ एक साथ देख लें और इतना हैंडल करना, एक साथ फैसले लेना, यही सब सीखना है भाई। हटा दें, कोई दिक्कत है? किसी स्टेप पे कोई डाउट है? देखो यार, अपने अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन उठते हैं, ये सबकी अपनी अपनी अंदर की बात होती है। अगर तुम अपने क्वेश्चन सामने रख सकते हो और अगर कोई भी चीज परेशान कर रही तो हर चीज का जवाब है। फिजिक्स में अच्छी बात यह है कि एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है भाई। जब मैंने ये थ्योरम बताई उसकी भी शुरुआत करके दिखाई, जब मैंने ये फॉर्मूले डिफाइन किए उसकी भी वजह बताई कि ऐसे क्यों डिफाइन किए, और जब मैंने उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना बताया तो भी सब कुछ बताया। हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर कोई ख्याल उठ रहे हैं तो उनको पूछना पड़ेगा। ख्याल अपने रख नहीं पा रहे हो तो फिर दिक्कत है यार। कम्युनिकेशन इंसान के पास अकेला टूल है जिसकी वजह से इंसान इतना आगे बढ़ रहा है। टीम वर्क दूसरा टूल है। पहला टूल है कि हमारे दिमाग की लाइनें ज्यादा हैं सोचने की, और दूसरा टूल है टीम वर्क। इसकी वजह से दुनिया इतनी बदली है। तो अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन पुअर है तो तुम टीम वर्क कभी नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन तुम्हें अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बात रखना आना चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। मैं तो उन लोगों से खुश रहता हूं यार जो गलत भी बोलते हैं लेकिन बोलते हैं। नहीं बोलोगे तो दिक्कत है यार। क्या इनमें किसी भी तरह का कोई भाव उठ रहा है जो तुम्हें जवाब चाहिए वो जवाब मैं देने को तैयार हूं, किसी भी तरह का, वो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, सही गलत वाहियात फूहड़ कुछ भी नहीं। बोलो बेटा। जैसे मैंने फूहड़ बोला तो तुम्हारे दिमाग में मुझे आवाज सुनाई दी कुछ, मुझे लगा शायद कुछ है। चलो यार, छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एक m मास का ब्लॉक यहां से यहां s दूरी खिसकाया गया है। कितनी दूरी? s दूरी। तो बता यार, वर्क बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तो बात आती है पहले तो वर्क डन का नॉर्मल रिएक्शन लगा कहां है? ऊपर लगा है। नॉर्मल रिएक्शन लगा कहां है? ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट यहां लगा हुआ है। वर्क डन की कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे? एफ एस कॉस थीटा। एफ का नाम है एन जो कि mg के बराबर होगा, ये भी हमें पता है अगर रखना पड़े। s की जगह s, थीटा कितना? 90। क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉर्मल ऊपर है, एंगल कितना है? 90, तो cos 90। वर्क डन कितना आएगा? अच्छा बताओ, यही डिस्कशन में इंक्लाइन प्लेन में करूं, नॉर्मल ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आ जाएगा? नहीं दिख रहा है? अरे नॉर्मल इधर है, एस इधर है, बीच में एंगल कितना है? 90, तो वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन क्या आएगा? 0। यहां भी 0, यहां भी 0। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है यार? एक आदमी ऐसे सर पे एक बैग उठा के, हाँ ऐसे यार बैग उठा के यहां से यहां s दूरी शिफ्ट करता है। एक कूली है जो
सीढ़ी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन कितना होगा? अब तो नॉर्मल सर NS cos थीटा cos 0 NS होगा यार नॉर्मल एक्शन ऊपर है नहीं, ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है। 0 कोई पूछे यार नॉर्मल का वर्क डन बताओ, आदमी का वर्क डन बताओ, आदमी ने एक साफा लगा रखा है उसका वर्क डन बताओ, सबका वही होगा। क्यों? आदमी ने साफे के जरिए नॉर्मल लगाया है। कूली साफा पहनता है, कभी नहीं देखा लाल रंग का? अरे कुछ कपड़ा रख लेना मतलब चलो जो मना है उसको पगड़ी कह दो, उसको मुकुट कह दो, मुकुट मुकुट कह दो। तो बता रही इस आदमी के मुकुट का नॉर्मल एक्शन कितना वर्क डन करेगा? NS cos थीटा। बता सकते थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री है नहीं, और n कितना होगा? तो अगर ये जीरो एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, तो तुम कह सकते हो n किसके बराबर होगा? mg के। तो इसको क्या लिख सकते हो? mg। और अगर ये ऊंचाई का नाम h लिखा है तो क्या होगा? mgh। नहीं यार, वर्क बाई n, वर्क बाई n, वर्क बाई मैन, वर्क बाई साफा। क्या होगा? ये अभी मैं क्या कह रहा हूं? मूविंग अप, यानी ऊपर जा रहा है। ठीक है यार, ऊपर गया, फिर यही आदमी दूसरी सीढ़ी के जरिए नीचे उतर रहा है। वही आदमी वही है। नॉर्मल एक्शन ऊपर है और इस बार डिस्प्लेसमेंट कहां है? नीचे है। तो वर्क डन कितना होगा? है ना, मूविंग अप था और अभी क्या है? दूसरा मूविंग डाउन और जीरो एक्सेलेरेशन से नीचे उतर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से। अपने मन से हम यही मान के चलेंगे। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती? FS cos थीटा। मुझे बता यार, फोर्स ऊपर लगा है, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? नीचे, तो थीटा कितना? 180 डिग्री नहीं, F की जगह N, S की जगह H, और cos 180 कितना होता है? माइनस। वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है, और N की जगह क्या लिख दें? तो वर्क डन कितना होगा? mgh। पास में रह। अच्छा बताओ, एक आदमी एक ओवर ब्रिज में यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे उतरा, एक मिनट, यहां से चला बक्सा लेके और यहां लौट आया। पूरी कहानी में क्या क्या इन्वॉल्व है? पहले ऊपर चढ़ना, फिर सीधा जाना, और फिर तो ऊपर जाते समय वर्क डन, नीचे उतरते समय वर्क डन, सीधा चलते समय वर्क डन। देखो यार, सीधा चलते समय 0, ऊपर चढ़ते समय mgh, नीचे आते समय वर्क डन टोटल कितना है? तो अगर तुमने कुली से सामान उठवाया है तो तुम क्या कह सकते हो? कि योर वर्क डन इज, तो पैसा 0। ये कह नहीं सकते, लेकिन टेक्निकली वर्क डन क्या है? उनको भले यार फिजिक्स नहीं पता, लेकिन टेक्निकली वर्क डन क्या है? 0। तो वर्क डन यार एक भावनात्मक शब्द नहीं है कि अगर किसी ने चला है फिरा है तो वर्क डन आएगा। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, और ऐसा नहीं है कि हर बार वर्क डन आएगा। तो वर्क डन क्या है? 0। पैसे पूरे 200 देना, क्योंकि उनका यूनियन होता है, घेर लेते हैं। हाँ, क्या बात समझ में आ रही है? देखो यार, मैं एक दीवार पे अपने हाथ के जरिए नॉर्मल लगा रहा हूं, ऐसे धक्का दे रहा हूं, तो कौन सा फोर्स मैंने दिया? नॉर्मल एक्शन। इस दीवार को 1 घंटे से धक्का दे रहा हूं, 1 घंटे से। गर्मी थी काफी, पसीना आ रहा था, एसी नहीं चल रहा था। मैं यही करता था कोचिंग पढ़ाने से पहले, दीवार खिसकाने का काम। जिसका कमरा छोटा है, अगल बगल की दीवार खिसका के कमरा बढ़ा देता था। फिलहाल ये दीवार थोड़ा हैवी है, लेकिन खिसकी नहीं है। तो बता यार वर्क डन कितना? तो चाहे जितना पसीना आए,
चाहे कमरा पानी से भर जाए, पसीने से भर जाए, बट अगर नॉर्मल एक्शन उस पॉइंट को खिसका नहीं पा रहा है जहां लगा है, नॉर्मल एक्शन अगर उस पॉइंट को खिसका नहीं पा रहा है जहां वो लगा है, तो यार इसमें भावनात्मक बात नहीं है कि हम 1 घंटे से लगे हैं तो कुछ तो दे दो बाबूजी। हाँ, बाबूजी कुछ दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, मगर वर्कडन क्या होगा यार? वर्कडन की डेफिनेशन क्या है? एफ एस कॉस थीटा। तो ठीक है, मेरा फोर्स लगा है एन, नहीं, लेकिन एस क्या है? 0 है, थीटा कुछ भी बना रहे, वर्कडन कितना होगा? क्या बात समझ रहा है? थीटा का कोई मतलब नहीं देखा जाए, खिसका ही नहीं है। क्या बात समझ रहा है? चाहे जितना पसीना है हमारे यार, तो फिर पसीना क्यों आ रहा है सर वर्कडन 0 है? तो ऐसे भी सवाल लोगों के हो सकते हैं। भाई वर्कडन, ये जो मैथमेटिकल टर्म है वो 0 है, लेकिन हमारे अंदर के सेल तो लगातार काम कर रहे हैं, उनको तो एनर्जी चाहिए, वो तो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो अंदर के मोशन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। हाथ चलाने में हमने कोई वर्कडन नहीं किया है। बात समझ रहा है? तो वर्कडन भावनात्मक टर्म नहीं है, इन टर्म से हमें समझ में आ रहा है। बात क्लियर है भाई लोग? कोई दिक्कत है? कुछ और बोलूं? नोट करते जाएं और जवाब अपने आप को समझाते जाएं। ये रटने की चीज नहीं है भाई। क्या 1 मिनट में तुम हर बात का एक्सप्लेनेशन दे पाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या तुम सबको रटोगे कि ऊपर जाते समय पॉजिटिव होता है, नीचे आते समय नेगेटिव? अरे सब जगह दिख रहा है कि ऊपर जाते समय फोर्स भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल के बीच का, फाइनल में एरो, तो सब दिख रहा है। थीटा 0 का मामला है, यहां थीटा कितना है? 180 का मामला है मूविंग डाउन में, और जब हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो थीटा 90 का मामला है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यार यहां से ऊपर जाना, फिर इधर जाना, फिर नीचे जाना, वर्कडन क्या होगा? 0 होगा। ये बात समझ लें, फिजिक्स के नियम के हिसाब से वर्कडन 0 होगा, और कूली के नियम के हिसाब से वर्कडन कहलाएगा पैसे देना पड़ेंगे। बल्कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि तुम जहां से चले थे प्लेटफॉर्म ऊंचाई पे था, और जहां तुम्हें जमीन पे उसने उतारा है नीचे, तो पता है वर्कडन कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम ये मत कहना कि सर पैसे दे दो भैया, तुमने तो नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया होता तो हम पैसे देते, नेगेटिव हुआ है तो तुम पैसे दे दो बस। तो उसके बाद तो फिर भाई समझ लो भड़क ही जाएगा। उन लोगों का टेम्परामेंट बहुत हाई होता है भाई। 5 रुपए भी अगर कम किए ना तो दिक्कत है, समझो यार, सामान लेके भाग भी जाते कई बार। किसी भी टॉपिक का यार पहला क्लास, और किसी भी क्लास का पहला 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहां तो लोगों ने क्लास पूरी पूरी गोल कर दी है। क्या होगा आगे? नोट कर लिया भाई? तो यहां यार सारे जवाब मैंने किस फॉर्मूले से दिए हैं? एफ एस कॉस थीटा से। ये हटा दे भाई लोग। यार एक बड़े से ट्रक में एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा है, ट्रक के अंदर कोई एक्सेलेरेशन है, मान लिया 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, और ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, और ये कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। पता है कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका मतलब यहां फ्रिक्शन है। भाई ये बताओ, एक ट्रक एक्सीलरेट कर रहा है और ये ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, तो बिना फ्रिक्शन के साथ साथ चल सकता है क्या? या अगर इसके अंदर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है तो इसके अंदर भी, तो उसको कौन फ्रिक्शन एक्सेलरेट करा रहा है? हम लोग इस तरह की बातें कर चुके, फ्रिक्शन ही उसे एक्सेलरेट कराएगा।
बल्कि फ्रिक्शन निकालना हो तो नहीं बता पाओगे कितना होगा। एफ एस बराबर न्यूटन का सेकेंड लगाएंगे, एफ नेट बराबर एम ए। यार म्यू कहां से आ गया, म्यू तो मैंने दिया ही नहीं है, म्यू तो मैंने दिया ही नहीं है, और वैसे भी म्यू तो चेकिंग वैल्यू होती है, उससे थोड़ी कोई मिलता है। तो अभी जब मैं कह रहा हूं कि नो रिलेटिव मोशन, मतलब ये 3 के एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो हमें यार म्यू की जरूरत ही नहीं, हम ऐसे ही बता देंगे कि कोई चीज इसको चला रही है इस एक्सेलेरेशन से, तो वो कितना फोर्स दे रही होगी। एफ एस बराबर एम इंटू ए, मतलब 5 इंटू 3 मतलब कितना 15 न्यूटन। और ये स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, स्टैटिक। ये कैसा फोर्स है, स्टैटिक है। क्या बात समझ पा रहे हैं। मान लिया ये ट्रक थोड़ी देर बाद कुछ 10 मीटर शिफ्ट हो गया है, कितना शिफ्ट हो गया है 10 मीटर, 10 मीटर शिफ्ट हो गया है। तो बताओ यार ब्लॉक कितना शिफ्ट हो गया है, अरे ब्लॉक भी 10 मीटर खिसक गया, ये भी 10 मीटर खिसका होगा, ट्रक और ब्लॉक साथ ही साथ तो चल रहे हैं। तो बताओ वर्क डन किस फॉर्मूले से निकालना चाहोगे, किस फॉर्मूले से निकालना चाहोगे चार में से, एफ एस कॉस थीटा। बताए जनता वर्क डन थीटा कितना है, अरे फोर्स भी आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो कितना फोर्स है एफ एस, डिस्प्लेसमेंट मैंने 10 दिया है, और थीटा कितना है 0, तो ये कितना आएगा प्लस 150 जूल। फ्रिक्शन ने कैसा वर्क डन किया है, प्लस वर्क डन किया है। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन ने कैसा वर्क डन किया है, पॉजिटिव वर्क डन किया है। नहीं, ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक कैसा वर्क डन किया है, पॉजिटिव वर्क डन किया है। कोई पूछे यार ऑन ट्रक कैसा वर्क डन किया है, अच्छा बताओ, ये फ्रिक्शन इसको आगे लग रहा है तो ट्रक को कहां लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा। तो अगर कोई पूछे वर्क ऑन ट्रक, ऑन ट्रक क्या होगा बताओ यार, ट्रक पर वर्क डन कितना होगा, तो वो होगा एफ एस इंटू एस कॉस 180, और वो कैसा आएगा माइनस 150 जूल। ये भी एक बात समझ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ने जितना ब्लॉक पे पॉजिटिव किया उतना ट्रक पे नेगेटिव किया है। कोई दिक्कत है भाई लोग, नोट करें। हर बार मैं इन्हीं 4 फॉर्मूलों की तरफ देख रहा हूं, इस पे एकदम चैंपियन बन जाना है। सिचुएशन आए तो तुरंत तय कर पाओ कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये यार फोर्स लाना हम लोगों ने फ्रिक्शन के समय सीख रखा है भाई, एफ बराबर एम ए। तो फ्रिक्शन का वर्क डन यहां पॉजिटिव आया है ब्लॉक पर, फ्रिक्शन ने एक को चलाया है और दूसरे को उल्टा फोर्स दिया है, तो ब्लॉक को पॉजिटिव वर्क किया है और ट्रक को निगेटिव वर्क किया है। स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव भी करता है नेगेटिव भी करता है। अच्छा नॉर्मल अभी देखा था तुमने, नॉर्मल पॉजिटिव भी कर रहा था, नेगेटिव भी कर रहा था और जीरो भी कर रहा था। ये भी जीरो कर सकता है, ना चले तो जीरो ही है। बात क्लियर है यार।
ये ब्लॉक 10 मीटर जाके रुक जाता है, यहां से यहां 10 मीटर जाके रुक जाता है। क्वेश्चन पूछा गया वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं दे रखी। वर्क डन के फॉर्मूले में वेलोसिटी का कोई रोल है क्या? दस मीटर जाके रुक जा रहा है, मतलब ये क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। कोई दिखाना चाहेगा? मैंने फोर्स पूछा है या वर्क पूछा है? वर्क सर वर्क। अच्छा अच्छा, थोड़ा सी गलती है, हाँ थोड़ा सा सेम गलती। दिखाओ, और कोई दिखाना चाहता है? ठीक, ठीक है। सीधे आंसर कैसे लिख दिया तुमने? सर मैंने ये किया है फोर्स। ठीक, और कोई? थोड़ा सी टेक्निकल गलती है, तीसरा पर्सन जिसने सेम गलती करी। क्या आया तुम्हारा? हाँ थोड़ी सी गलती है, तुम्हारा क्या आया? वही सेम, हाँ बिल्कुल सही है। तो यार कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे? एफ एस कॉस थीटा। और कोई दिखाना चाह रहा है? हाँ, एफ तुम्हारा आ चुका है, रखो रखो। एस कितना है? हाँ, और थीटा कितना है? हाँ ठीक। बताओ जब ये ब्लॉक आगे चल रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे लगेगा। तो बताओ अगर मैं एफ के पीछे दिखा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये कोई बताने नहीं आएगा यार, ये अपनी समझदारी अपने साथ रखना है यार। वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। एफ की जगह एफ के, एस की जगह 10 और थीटा की जगह कितना? 180 डिग्री। या यही सब फैसले लेना सीखना है। क्वेश्चन में एफ के दिया नहीं है तो क्या एफ के निकालना हमें आता नहीं है? अरे वर्क एनर्जी हम सीधे थोड़ी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले हमने क्या एफ के निकालना पढ़ा है? म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया है? 0.2। एन कितना है? 10 जी। तो ये कितना हो गया? 20। तो यार एफ के की जगह कितना आ गया? 20 इंटू 10 और कॉस 180 माइनस 1 तो आएगा -200 जूल। बात क्लियर है भाई? किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं। भाई खुले रहना है, दिमाग को एकदम ओपन करके रखना है, पता नहीं कब सावधानी हटे और दुर्घटना घटे। दिख रहा है सबको कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सोचो किसी ने किसी को धक्का देके छोड़ दिया तो ठीक है, वो मोशन है इसलिए चलता रहेगा, आगे आगे जाके रुक जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए पीछे लग रहा है कि नहीं? वेलोसिटी का इस डिस्कशन में कोई रोल नहीं। एफ के इंटू एस और बीच का एंगल कितना है? 180। बात क्लियर है भाई? हाँ क्या कर दिया था? उसने काइनेमेटिक्स लगा दी थी आधी। तो उसके लिए v पता होता तो सही था, वो गलत थोड़ी था। अगर v पता होता ना तो ये भी गलत नहीं है। W इक्वल टू डेल्टा के लगाया था क्या? आज वो रेड बुल पी गया है सर, बहुत डिफिकल्ट लगा रही है। नोट कर लिया भाई लोग? 120 उससे पहले वाले को 120 डिग्री से कर दिया था प्रिंसिपल मैम।
एक स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है और किसी ब्लॉक के अगेंस्ट किसी एजेंट ने इसको खींचना शुरू किया है। तो यार जैसे जैसे ये स्प्रिंग खींचेगी, क्या बताओ, जैसे जैसे स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग kx का फोर्स लगाएगी। यार x मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये साइन के साथ नहीं है। यहां मैं साफ कर दूं यार, x क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेचिंग। इसका कोई साइन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ही है। बता इस स्प्रिंग में kx का फोर्स लग रहा है और इसको हमने खींचा है कहां तक, x0 तक। मतलब स्प्रिंग यहां से यहां तक कितना खींच चुकी है, x0 तक, है ना। तो मेरा क्वेश्चन है वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग, जो फैसले लेना है लो, फिर मैं बताऊं कि कहां फैसला लेने में थोड़ी सी गलती कर दी है। यार देखो, गलती बताने से पता फायदा क्या है कि वो गलती तुम्हारे दोबारा नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं अपने फैसले खुद से लो। और रही बात इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन तो मैं सब दे ही चुका हूं इतने क्वेश्चंस में कि कब क्या करना होता है। ठीक, अपने फैसले खुद से लेना है। मैंने एक जनरल, जब ये जनरल x दूरी पे है तब इस पे kx का फोर्स लग रहा है। मैंने एक जनरल ड्यूरिंग द प्रोसेस का डायग्राम बना दिया है। जब ये x खिंचा है तो kx का फोर्स है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? फोर्स स्प्रिंग का कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ओके, फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो हम इन दो फॉर्मूलों की तरफ देखना बंद कर दें। तो कहां देखना है, या तो ये लगाना है या तो ये लगाना है। जब एक लाइन का डिस्कशन है तो वेक्टर मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक लाइन का डिस्कशन हो तो सीधे ये वाला डिस्कशन कर लेते हैं। यानी हमें वर्क डन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन के लिए लगाना है इंटीग्रल ऑफ एफ ds, और ds का नाम dx लिख देते हैं, और cos थीटा। बताया जरा थीटा कितना, क्या बताया, ये बॉडी आगे खिसकी है और फोर्स लगातार कहां लग रहा था, पीछे। तो kx फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 का एंगल है। तो ये cos 180 कितना आ गया, -1। f की जगह क्या लिख दें, kx, और ds को क्या लिख देते हैं, dx। क्या ये फैसला तो लेना पड़ेगा, वेरिएबल फोर्स है तो और क्या लेंगे। कांस्टेंट वाला फॉर्मूला क्या काम करेगा क्या? अब यार जब इतनी कहानी हो गई तो बस अब लिमिट और सोचना है, कहां से कहां तक, 0 से x0 के इंटीग्रेशन के बाहर। अब तो यार सिंपल मैथ रह गई है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा है, x²/2 लिमिट 0 से x0, ये कितना आ गया, -12 kx02। क्या बात समझ में आ गई है? नो डाउट ये फॉर्मूला अब हमारे रटने की भी चीज है कि वर्क डन का आंसर कितना आया है, -12, क्योंकि हम बार बार इंटीग्रेशन से बचना चाहते हैं। बचना चाहते हैं का मतलब ये नहीं है कि हमें आता नहीं है। कल को यार कोई फॉर्मूला kx की जगह kx² आ जाए तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा क्या? आया नहीं था अभी थोड़ी देर पहले। तो हमें यार स्किल तो डेवलप करना ही है। कल को नया कोई फोर्स आ जाए तो क्या हमें इंटीग्रेशन नया नहीं करना पड़ेगा? फॉर्मूला पता है अच्छी बात है, लेकिन ये मेथड नहीं पता है तो समस्या ये है कि नए क्वेश्चन कैसे करोगे। और आएंगे, इनसे तो नहीं बच सकते। कोई भी फंक्शन आ सकता है, ये kx ही क्यों, kx² आ सकता है, kx³ आ सकता है, और kx ही क्यों, k sin x नहीं आ सकता क्या, k cos x नहीं आ सकता क्या? पता नहीं क्या आ जाए, वो तुम्हारा इंटीग्रेशन ही चेक करना चाहता हो तो।
इसलिए हमें ये जनरल मेथड समझ में आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई है? इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर दूं, एक स्प्रिंग पहले से x1 खिंची हुई है और अब मैं x1 से x2 तक खींचना चाहता हूं, बताओ समझ गया कहां अंतर आएगा? ऑन स्ट्रेचिंग x1 टू x2, स्ट्रेचिंग x1 टू x2 वर्कडन कितना आएगा यार? यहां तक जितना डिस्कशन था वो तो यही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी? तो इसका आंसर आएगा माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या ये वर्कडन x1 से x2 तक का है? कोई दिक्कत है? यार मैंने अभी जो दो आंसर ऊपर निकाले हैं वो स्प्रिंग के वर्कडन के निकाले हैं या एजेंट के? स्प्रिंग के। नहीं, सोचो मैं स्प्रिंग के बजाय ये कह दूं कि ये जीरो एक्सेलेरेशन से चल रहा है, स्प्रिंग का नहीं एजेंट का बताओ। समझ गया यार? सीधी सी बात है यार, जीरो एक्सेलेरेशन चल रहा है, इसका मतलब एफ और के एक्स क्या है? बराबर है, और बराबर है तो वर्कडन भी बराबर करेंगे। बस एक चीज का अंतर है, वो 180 डिग्री पे था और ये 0 डिग्री पे है, तो यार एजेंट का वर्कडन आएगा प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। कब के लिए? 0 से x नॉट के लिए। और x1 से x2 के लिए क्या आएगा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। हमने यार किया एक ही के लिए, मैथ्स एक ही के लिए लगाई है, दूसरे के लिए सीधे समझ में आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? एजेंट का फोर्स कहां लगा है? आगे, और चला भी कहां है? आगे। तो क्या एजेंट का वर्कडन नेगेटिव हो सकता है? एजेंट का कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो f और ax है ना, इफ एक्सेलेरेशन इज 0 तो हम कहेंगे f और kx क्या होगा? बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। क्या बात समझ में आ गई है? x1 टू x2, 0 से x नॉट, जीरो एक्सेलेरेशन, a बराबर 0। स्लोली मूव करने का मतलब होता है 0 एक्सेलेरेशन। ये फॉर्मूले भी हमें रटे होना चाहिए और मेथड भी समझ में आना चाहिए। अक्सर सीधे सीधे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, चांसेस यही हैं, लेकिन कभी कोई नया आ जाए तो हमें उसको हैंडल करने के लिए मेथड आना चाहिए। नोट कर लिया भाई? m मास का ब्लॉक है और ये इंक्लाइन ट्रैक, थोड़ी देर के लिए मैं s डिस्प्लेसमेंट का मान लेता हूं, हालांकि s के बजाय हमने क्या दिया है? h दिया है। ठीक है, वर्कडन बाई
ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटी के वर्क डन की। अच्छा, इससे पहले थोड़ा और आसान बातें करें। वर्क डन बाय ग्रेविटी, मुझे बताओ, एक एम मास ऊपर से नीचे गिराया गया है ना, ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? मान लिया ऊपर से नीचे गिराया है h हाइट, तो mg भी नीचे है h भी नीचे। अगर डायरेक्टली फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे तो वर्क डन क्या आएगा? चलो यार, डायरेक्टली फॉलिंग तो वर्क डन आएगा mg इंटू एच कॉस 0। भाई वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। यार हर जगह अपने जवाब खुद से समझते चले, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ भी नीचे है और एस भी नीचे। एफ की जगह हम क्या लिख रहे हैं? एम जी। एस की जगह क्या? एच कॉस 0 कितना? 1, तो क्या आ गया? एम जी एच। नहीं, एक सिचुएशन ये है, किसी ने अगर, चलो यार अभी उल्टी बात बाद में करेंगे, अब मैं कह रहा हूं फॉलिंग थ्रू इंक्लाइन प्लेन, फॉलिंग थ्रू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन में खिसक के ऐसे नीचे पहुंच रहा है, तो मुझे बताओ इस एम मास पे एम जी फोर्स नीचे ऐसे लगा रहा है, एम जी ऐसे लगा रहा है नहीं, तो हम लोग क्या एम जी के हमेशा कंपोनेंट बना लिया करते थे, कौन कौन से? एक आएगा एम जी साइन थीटा और ये क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा। ये याद है यार? इस पे अब हम और बातें नहीं करेंगे, ऐसे करते थे। तो एम जी का एक कंपोनेंट साइन थीटा और एक कॉस थीटा है। कोई पूछे यार एम जी कॉस थीटा कितना वर्क डन करेगा? वर्क बाई एम जी कॉस थीटा क्या होगा? वर्क बाई एम जी कॉस थीटा वो कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि यार एम जी कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? एम जी कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90, तो ये कितना आएगा? 0। वर्क बाई एम जी साइन थीटा क्या आएगा? कितना आएगा? एम जी साइन थीटा इंटू एस, और बताओ एम जी साइन थीटा और एस दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। अरे भाई एम जी साइन थीटा इधर है और एस भी तो वही है, कितना आ गया? 0। तो ये आंसर कितना आ गया? एम जी एस साइन थीटा। अच्छा बताओ यार एस साइन थीटा, इधर देखे जरा इस ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय एस, तो एस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आ गया यार। कितना आ गया? यानी ग्रेविटी का ओवरऑल वर्क डन कितना आ गया? एक का 0, एक का mgh, क्या आ गया है? 0 आ गया है, सॉरी mgh आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। सीधे गिराओ तो भी mgh, टेढ़ा गिराओ तो भी mgh, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा गिराओ, ऐसे ऐसे अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा घूमते घामते इधर जा रहा है तो भी वर्क डन कितना आएगा? mgh। क्या बात समझ में आ रही है? ये कैसे जस्टिफाइड है? तो ले दे, क्या लॉजिक क्या है कि mg नीचे और h नीचे, ये मैटर करता है। mg नीचे और mg के अलोंग शिफ्टिंग कितनी है? h, तो वर्क डन क्या होगा? mgh। क्या ये बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं? टॉप टू बॉटम, मैंने ऊपर से नीचे की बात करी है। चलो अब उल्टी बात करते हैं, इधर से बताओ, अगर एक एम मास को नीचे से ऊपर कोई उठा के रखे, अगर कोई ब्लॉक को नीचे से कोई ऊपर उठा के रखे तो mg कहां लगेगा? नीचे।
डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, तो वर्क डन ग्रेविटी का क्या आएगा, कोई ब्लॉक को नीचे से ऊपर पहुंचाए, तो कोई ब्लॉक को नीचे से ऊपर पहुंचाए, ये बात मैं सीधे लिख दूं चलेगा। अगर टॉप टू बॉटम ये है तो बॉटम टू टॉप क्या आंसर आएगा, वर्क डन इक्वल टू आएगा माइनस mgh। लॉजिक क्या है कि जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो mg नीचे होगा और डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाते समय 180 का मामला होगा तो क्या आएगा माइनस, और ऊपर से नीचे आते समय क्या आएगा प्लस। बात क्लियर है भाई। अब ये सबके लिए है, चाहे सीधे आए, चाहे इंक्लाइन से आए, चाहे टेढ़े मेढ़े से आए। बात क्लियर है। जब तक बच्चे लिख रहे हैं ना तो उसी को शो करूं। कोई ऑनलाइन है नहीं, ठीक है रहने दो, लगा रहने दो, कोई दिक्कत। हाँ भाई नोट कर लिया है। ग्रेविटी का वर्क डन चाहे सीधे गिराओ तो mgh, चाहे इंक्लाइन से गिराओ तो mgh, नीचे से ऊपर ले जाओ तो माइनस mgh। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन प्लस या माइनस, मुझे बताओ इस समय जब ये ब्लॉक नीचे गिर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा। अगर ये रफ सरफेस है और इसमें कुछ म्यू के दिया है तो पीछे लगेगा, नहीं पीछे लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे। हाँ तो क्या एफ के और एस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 है। तो इतना तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। वर्क इक्वल टू आएगा एफ के इंटू एस कॉस 180। क्या मैं सीधे लिख दूं, है ना। क्या तुम्हें पुरानी नॉलेज से ये पता है कि एफ के कितना आता है, किसी को याद है यार। एफ के होता था म्यू इंटू एन, क्या आता था, और एन कितना होता था, ये सब पुरानी बातें यार, इसका वर्क डन से कोई लेन देना नहीं है। कितना आ गया, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, और कॉस 180 कितना, माइनस। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन, तो एस की जगह में क्या लिख सकता, एस कॉस थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं, एल। तो ये आंसर आएगा माइनस म्यू एम जी एल। ये आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। आंसर ऐसे आया है जैसे मानो कि ब्लॉक को इंक्लाइन में नहीं सीधे सीधे चलाया गया है। नहीं, क्या बताओ सीधे सीधे कोई चलाएगा
तो भी आंसर कितना आएगा, तब भी यहां वर्क डन कितना आएगा, माइनस म्यू mgl, और यहां भी आंसर कितना आया है, माइनस म्यू mgl। तो आंसर याद रखने लायक है, हमने प्रॉपर मेथड से बताया है। मैं बता दूं, अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक भी आ जाए ऐसे म्यू का, और कोई ब्लॉक ऊपर से नीचे जाएगा, तो आंसर इस लेंथ पे डिपेंड करेगा, बाय द सेम लॉजिक, है ना। लॉजिक एक्चुअली में ये नहीं है, लॉजिक उसका ये है कि हम किसी भी कर्व ट्रैक को छोटे छोटे इंक्लाइन प्लेन से मिलके बना हुआ सोच सकते हैं। तो यार इसके लिए, इस छोटे इंक्लाइन के लिए माइनस म्यू mg L1 आएगा, इसके लिए माइनस म्यू mg L2 आएगा, तो सबके लिए अगर L1 प्लस L2 प्लस L3 आएगा तो मिला के क्या हो जाएगा, L। हम इसी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट तुम्हें सीधे आंसर याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, माइनस म्यू mg L। बात क्लियर है भाई, चाहे इंक्लाइन हो चाहे कर्व हो, आंसर क्या आएगा, माइनस म्यू mg। ये आंसर टॉप टू बॉटम के लिए आया है, किसके लिए, टॉप टू बॉटम के लिए। क्या लगता है, अगर टॉप टू बॉटम के बजाय ब्लॉक को बॉटम टू टॉप ले गए होते तो आंसर क्या आता, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, कितने लोग कहते हैं यार प्लस आएगा, हाथ उठाएं, कितने लोग कहते हैं माइनस आएगा तब भी, वो तो सब 180 डिग्री रहेगा। एक बार बताओ, अगर कोई ब्लॉक को ऊपर से नीचे ला रहा है तो एजेंट नीचे ताकत लगा सकता है, लेकिन फ्रिक्शन कहां लगाएगा, पीछे। बता यार, जब कोई ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले जा रहा होगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, क्या तब भी खिलाफ था, यहां भी खिलाफ ही है। काइनेटिक फ्रिक्शन किसी का भला, कम से कम इसका भला तो नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर मैं इस ब्लॉक को, सोचो, इसी इंक्लाइन प्लेन में नीचे से ऊपर ले जाऊं, है ना, तो इसके लिए पहली बात तो एक एजेंट चाहिए, अपने मन से फ्रिक्शन थोड़ी ले जाएगा। फ्रिक्शन कहां लगेगा तब, पीछे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, बताओ, एफ के और एस के बीच में इस समय कितना एंगल है, 180। तो यार बॉटम टू टॉप में भी इसका आंसर माइनस म्यू mg L ही आता है। ये ध्यान रखने वाली, ग्रेविटी में ऐसा नहीं था भाई, ग्रेविटी ऊपर से नीचे में पॉजिटिव वर्क डन करती है और नीचे से ऊपर में, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों में नेगेटिव। क्या इतनी बातें जनता को समझ में आ गई हैं? नोट कर लिया भाई? अच्छा ये बताओ यार, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस का एक और मतलब होता है एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। ये बात मैं पूरी फिजिक्स के लिए बता चुका हूं कि अगर ऐसा कोई इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स फॉर्मूला आता है तो एरिया से भी हम चीजों को कर सकते हैं। ये हटा दे भाई लोग।
अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है, वर्क ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस म्यू mgl, और इंक्लाइन शिफ्टिंग होती है तो भी वर्क डन क्या होता है, माइनस म्यू mgl। ये थोड़ा याद रखने लायक रिजल्ट है, ये बातें सीधे सीधे हमें रट लेना है। हालांकि रटने से पहले हम लोग ने हर चीज का कारण पता किया है, जब भी हम भूल जाएंगे तो कारण यहीं से जनरेट होगा। बेसिक वही 4 फॉर्मूले हैं, नोट कर लिया भाई। तो हम लोग यहां से चले थे कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो हमें क्या आना चाहिए, सारे फोर्सेस के वर्क डन लाना आना चाहिए, और उनका सम क्या देता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लगे हैं तो सबका सम क्या देता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हमें इस ऑब्जेक्ट का u पता हो और v पता करना हो तो हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सारे फोर्सेस का वर्क डन अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो इतनी देर से यही तो कर रहे थे, या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे। अब हमारी डिक्शनरी में कुछ फॉर्मूले और ऐड हो गए हैं। क्या क्या, जैसे क्या क्या फॉर्मूले, जैसे यार एक स्प्रिंग के लिए हमने क्या देखा है, हाँ ये नोट नहीं करना है यार, मैं बता रहा हूं बस। क्या बताया, 0 से x0 के लिए हमने वर्क डन क्या पढ़ा है, -12 के x0 स्क्वायर स्प्रिंग का, नहीं। और x1 से x2 के लिए, x1 to x2 के लिए हमने क्या पढ़ा है, -12 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि m मास अगर सीधे नीचे गिरे तो वर्क डन क्या होता है, mgh, नीचे से ऊपर आए माइनस mgh। क्या बता रहे, किसी कर्व ट्रैक में ऊपर से नीचे आए तो भी कितना, mgh, और नीचे से ऊपर आए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, माइनस mgh। नहीं, किसी कर्व ट्रैक में अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो बता वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या पढ़ा है हम लोगों ने, काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस म्यू mgl, और यहां भी क्या पढ़ा है, माइनस म्यू mgl, और सीधी लाइन में भी क्या पढ़ा है, माइनस mgl। ये कुछ यार हमें फॉर्मूले रट लेना है, इनके कारण नहीं भी पता होंगे तो चलेंगे। हालांकि हमने सबके कारण समझते हुए इतने सारे फॉर्मूले निकाले हैं। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और यहां एक स्प्रिंग लगी है जिसका K है 100 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर, और यहां म्यू दिया है 0.4, और इस ऑब्जेक्ट में एक 400 न्यूटन का फोर्स लगा है। और 2 मीटर इसको खिसकाया गया है, इतने सारे फोर्सेस लगे। पता है कौन कौन लगा है इसमें, एजेंट लगा है, स्प्रिंग लगी है, और फ्रिक्शन भी लगा होगा, नहीं? तो हमें एक एक करके, मैं थोड़ा लाइट करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है वर्क बाय एजेंट कितना है, दूसरा है वर्क बाय फ्रिक्शन कितना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, चौथा क्वेश्चन है फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक, क्या बताओ, ये रेस्ट से चला था और यहां आते आते उसके अंदर कुछ स्पीड आ गई है, वही बताना है। क्वेश्चन समझ गया यार? मैंने यार बाकी के 3 क्वेश्चन तो तुम्हें बस
इजी महसूस कराने के लिए पूछे हैं, असली क्वेश्चन यही है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताना है। स्प्रिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया? एक्स कितना है? दुनिया लोग कहते हैं उम्मीद पे टिकी है, ये वही उम्मीद है जो मैं तुम लोगों से कर रहा हूं। ये उम्मीद अगर मैं नहीं करूंगा तो दुनिया रुक जाएगी भाई। दुनिया चलती रहे इसलिए क्वेश्चन करके दिखाएं, ठीक है? आगे बढ़ो, चौथा क्वेश्चन। हाँ चलो, मैं इस चौथा क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। 3.5 फाइंड सम ऑफ ऑल वर्क डन। अब तुम्हें शायद इजी लगे, मैं चाहता हूं लोग फैसले लें, और मदद करूं क्या? आखिरी आंसर क्या होगा? आंसर मिसमैच क्या किया है भाई? आखिरी देखिए वो सब कर रही है। हाँ गलत है, आखिरी। गलत है। यही सब करना तो हमने इस टॉपिक को पढ़ा क्यों है? सम ऑफ क्या आया दिखाओ, कितना आया? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। दिखाया जरा, कहां तक पहुंचे? एजेंट का वर्क डन कहां है? हाँ ठीक। आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है सब लोगों का? ये 400 मतलब 480 था, ये हाफ एम बीच बेटा 80 जो आया है 480। वो पॉजिटिव आया है नेगेटिव? एक सेकंड में भी नहीं गया। वहीं गड़बड़ हुआ है। क्या लगा दिया इसमें? पता है एजेंट का वर्कडन निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो चार में से? W बराबर एफ एस कॉस जीरो। एजेंट लगा भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है। F कितना? 200, S कितना? 2, कॉस जीरो 1, तो ये आएगा 400 जूल। कितने लोगों ने यार पहला क्वेश्चन कर लिया है? पहला 800 नहीं आया तुम्हारा? अच्छा 400 है, सॉरी। तो वैसे भी 200 इंटू 2 कहाँ 400 होता है? 800, सॉरी 800 जूल। तो यार क्या गलत ला दिए थे तुम लोग, हाथ क्यों उठा रहे हो फिर? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। 800 जूल कितने लोग आ गया यार पहला आंसर? चलो दूसरा क्वेश्चन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन लाना है। तो यार काइनेटिक फ्रिक्शन लगा पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, तो इतना तो हमें पहले से दिख रहा है। इसका आंसर कैसा आने वाला है? निगेटिव। अरे यार चार में से अगर दो निगेटिव है तो दो तो पहले ही कम हो गए। क्या करना है? काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन लाना है, वो आएगा माइनस एफ के, बल्कि एफ के इंटू एस कॉस 180, और कॉस 180 माइनस होता है। अब यार तुम सीधे भी लिख सकते हो, जरूर नहीं हर बार कॉस 180 लिखो। एफ के कितना आ गया भाई?
मैप के कितना होता है, ये हमें फ्रिक्शन वाले टॉपिक से पता है भाई। 10G कितना आएगा 40 और S कितना है 2, तो -80 जूल। यार क्या ये असंभव क्वेश्चन मैंने असंभव उम्मीद करी है क्या यार? अगर मैं इतनी भी उम्मीद नहीं करूंगा ना भाई, दुनिया खत्म हो जाएगी यार। दुनिया इसी उम्मीद पे टिकी है यार जो मैं तुमसे करता हूं। हाँ भाई, वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो यार स्प्रिंग का वर्क डन अगर किसी को नहीं पता कि बेसिक से कैसे करना है, तो अब रटने का भी तो स्कोप है तुम्हारे पास। क्या होता है -12 kx0 स्क्वायर। शुरू में रिलैक्स रहा होगा और रिलैक्स से 2 मीटर खींचा है, तो k की जगह 200 और x की जगह 2, तो कितना आ गया यार -400 जूल। बताओ यार, क्या मैंने वहां बगल में फार्मूले लिख रखे हैं, यहां पूछ रहा हूं? क्या इतनी भी उम्मीद मुझे नहीं करना चाहिए यार? मैं चाहता हूं दुनिया चलती रहे। आंसर मुझे नहीं पता है, हाँ, मगर ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। 8 आया है। ओके, तुमने क्या किया जरा मुझे दिखाओ। W नॉट है W इक्वल टू F इनटू S पता है तो F निकाल लिया वहां से। F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से एक्सेलरेशन। क्या मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं। चलो यार, मैंने अगला क्वेश्चन 3 पॉइंट पूछा है, सारे वर्क डन का सम कितना होगा? सारे वर्क डन का सम यानी W ऑल। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता यार। सारे वर्क डन का सम, तो पहला कितना है 800, दूसरा कितना है 80, तीसरा कितना है 400, तो ये कितना आ गया यार 320। तुम्हारा 8 आया आंसर, गलती से आया फिर। क्या क्या किया है तुमने? सर आ गया सर, हाँ दिखाओ। W बराबर F इनटू S W 320 S2 F आ गया 160 F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोड कुछ भी सर मतलब। आ गया सर, देखिए खैर W ऑल इक्वल टू 320 आ गया है। अब हमें V लाना है। V तो क्या एक थ्योरम हमने आज के दिन शुरू में पढ़ी है, ये किस लिए पढ़ी? सजाने के लिए। W ऑल इक्वल टू क्या पढ़ा है? K फाइनल माइनस K फाइनल का मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर, K इनिशियल का मतलब होता है हाफ mu स्क्वायर, और W ऑल कितना आ गया है 320। अरे W ऑल का मतलब क्या है? एजेंट का, फ्रिक्शन का और जिसका जिसका स्प्रिंग का, सबके वर्क डन का सम। तो एजेंट का कितना आया 800, फ्रिक्शन का कितना आया 80, स्प्रिंग का कितना गया 400, इज इक्वल टू हाफ, m है 10, v हमें लाना है, u कितना था? क्या इस एक लाइन से v नहीं निकलता दिख रहा है? 320 इंटू 2 है ना? नहीं तो वो तो गलत ही है, कुछ भी करके आंसर। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ कि इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये कौन सा फोर्स है जो तुमने अभी अभी निकाला है इन चार तीन में से? ये क्या है मतलब? अच्छा चलो मान लिया तुम्हारा 160 नेट फोर्स आ गया, तो वो कांस्टेंट कैसे आ गया जबकि इसमें एक फोर्स वेरिएबल है, स्प्रिंग वाला? और स्प्रिंग वाला फोर्स तुमने वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स ला दिया मान लिया 160, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s तो कांस्टेंट फोर्स में लगता है, वेरिएबल में लगता ही नहीं है। तो ये आंसर गलती से आया, दोबारा ऐसा काम मत करना। W ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने इसीलिए पढ़ा है कि हम सारे वर्क डन अलग अलग सोचेंगे और v ले आएंगे। तो आ गया यार v 320 इक्वल टू, ये आंसर यार बड़ा बढ़िया आ गया, मैंने तो प्लान भी नहीं किया था कि इतना बढ़िया आंसर आएगा यार। 64, तो v इक्वल टू कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। वो आ क्यों गया है? तुमने एवरेज फोर्स निकाल लिया, एक्चुअली तुमने एवरेज फोर्स सबका निकाल लिया है एफएस करके, ये भी नहीं सोचा ये है क्या, लेकिन हाँ कुछ लगा दिया है इन्होंने। एक एवरेज फोर्स निकाला है, फिर पूरे मोशन में वो फोर्स कांस्टेंट मान लिया है, फिर वो v स्क्वायर इक्वल टू ऐसा कुछ लगा के ला दिया है। अच्छी बात है यार, आंसर लाना, फाइट करना, ये बहुत अच्छी बात है, बट सही दिशा में मेहनत करना ये भी जरूरी है। क्या अभी समझ आ रहा है? वर्क एनर्जी हमने पढ़ाई इसीलिए है क्योंकि हम लोग लॉज ऑफ मोशन से बचना चाहते हैं। बहुत हैवी बात हो जाती है अगर मैं इसको लॉज ऑफ मोशन से करता। क्या इसको लॉज ऑफ मोशन से नहीं किया जा सकता? हैवी हो जाता। पता है क्या करते? 400 आगे माइनस kx माइनस फ्रिक्शन बराबर ma, फिर a फंक्शन हो जाता है x का, तो a को v dv by dx लिखते, उसको सॉल्व करते, तो एक लंबी सी इक्वेशन को सॉल्व करते करते आंसर आता। अगर कोई नहीं समझ पा रहा बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं, मैं ये बता रहा हूं
कि हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी के टॉपिक को इसीलिए एंट्री कराई है कि हम लंबी लंबी इक्वेशन से बचना चाहते हैं, छोटा छोटा स्टेप बनाना चाहते हैं, इसका वर्क इसका वर्क इसका वर्क और फिर सारे वर्क का सम इक्वल टू क्या। ये पूरे टॉपिक का प्रसाद है कि हम क्यों वर्क ला रहे थे इतनी देर से। क्या समझ पा रहे हैं वर्क हम क्यों ला रहे थे? ताकि हम इसका यूज कर पाए। तो यार इस तरह के और भी एप्लीकेशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। हाँ, ये सब मैं क्यों पूछ रहा था, ये सब थोड़ी कोई बताएगा, सीधे पूछेगा यार स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताओ, सीधे। कोई ये थोड़ी इतना दयावान कौन है कि कहेगा तुम एजेंट का वर्क डन निकाल लो, फ्रिक्शन का निकाल लो, स्प्रिंग का, फिर जोड़ के बी निकाल दो। ये तो फिर ये लंबा नहीं पहुंच जाएगा सर, पहले वर्क ऑल निकालो सबका। यार मैं एक लाइन में सारा आंसर ऐसे ही लिखना चाहता था। जब मैं पहली बार 2007 में पढ़ाना शुरू किया था तो मैं ऐसे थोड़ी पढ़ाता था जैसे अभी पढ़ा रहा हूं। ये तो हालात ने मुझे इतना कमजोर कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया है। वरना मैं कहता था वर्क डन बाय एंजिन काइनेटिक एनर्जी, एजेंट का वर्क देखो जरा 400 into 8, फ्रिक्शन का देखो जरा F के into S, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, यही लिखा बी आ गया, और यही तक तुम्हें जाना भी है। तो उसमें से 12 में से 8 लोग कहते थे कि सर अगली क्लास हम नहीं आ पाएंगे। पहले आप करते ही रहे थे। तो मैंने अपने जहर को डाइल्यूट किया, इसलिए ऐसे पूछ रहा हूं। और तुम चाहते हो कि यार सर जहर पूरा निकाल दीजिए, अमृत अमृत बरसाइए, है ही नहीं फिजिक्स में अमृत, कहां से लाऊं मैं? कितना जहर मैंने अपना कम किया है। अगर मैं सीधे डसता तब तुम कहते कि सर इतना भयंकर नहीं चलेगा, मार ही डालोगे क्या। सीधे मैं ये लिखना चाह रहा था, यही है, यहीं तक पहुंचना है तुम्हें, और सीधे लिखना है यार भाई। क्या तुम एक लाइन सीधे नहीं सोच सकते क्या? एजेंट का वर्क डन अभी साफ दिख रहा है, एफ आगे एस आगे, ये हो गया। फ्रिक्शन का फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे माइनस में आ गया, और फ्रिक्शन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक लाइन इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी आ गया। ये कौन स्टेप स्टेप बनाएगा? तुम्हें भी नहीं बनाना भविष्य में, तुम्हें अपने आप को यहां तक ले जाना है। क्या समझ पा रहे हैं यार मैं क्या बात कर रहा हूं? सिचुएशन में है सभी लोग, ठीक है। तो अगली क्लास में इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह की प्रैक्टिस अब हमें करना है। अभी तक हम वर्क अलग अलग करना सीख रहे थे, और अब हमें वर्क ला के थ्योरम लगाना है। थ्योरम लगाना हमारा असली मकसद है।